किसी ने क्या खूब कहा है, वक़्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक़्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल पढ़ रहे हैं। इसका ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इन पंक्तियों के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल संस्कृतायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। यानी महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? रामचरितमानस के संदर्भ में, गोदान के, साकेत के, पृथ्वीराज रासो के। तो किसके संदर्भ में कहा गया? तो ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ावे को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। प्रस्तुत उद्धरण किस लेखक का है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सखी पिया को जो न देखूं, सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यह पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो, बिहारी लाल, नंददास, धनानंद। तो ये पंक्ति किसकी है? सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये पंक्ति किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना कि ऐसे हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आदिकाल को वीरकाल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक यानी जाली ग्रंथ मानने वाले कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जाली ग्रंथ कहा था? मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल। तो किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई का। चंद्रवरदाई का जन्म 1168 में लाहौर में हुआ था। जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? जयचंद प्रकाश, और प्रकाश हुआ भट्टेगमा, भट्टो इंटिया देखेड़ो नहीं। तो बिंग अंदर प्रकाश हुआ मतलब इंटिया जी की ईंधन पकाई जाए, और जब ईंधन जलेगो तो प्रकाश होएगो। तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। किसकी है? भट्ट केदार की। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखबानी का संपादन किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ैथवाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, राहुल संस्कृतायन ने। तो गोरखबानी किस आलोचक की कृति है ये? तो ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ैथवाल की है। किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़ैथवाल की। पौमचर्यू के रचयिता है। पौमचर्यू के रचयिता है पुष्पदंत, धनपाल,
अब्दुल रहमान स्वयंभू। पवमचर्यु में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका चरित्र? राम का चरित्र। इसलिए इसे अपभ्रंश की रामायण भी कहते हैं। और पवमचर्यु को लिखने वाले हैं शंभु, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? यानी हिंदी के विधेयवादी जो काव्य लिखने की शैली है, विधेयवादी काव्य इतिहास लिखने की शैली है, जो विधेयवादी, इसके आदि प्रवर्तक शुक्ल जी को न मानकर ग्रियर्सन को मानते हैं। तो कौन मानते हैं? गारसा दैतासी, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा है। तो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, बल्कि कौन है? ग्रियर्सन है। निम्नलिखित में से आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? भक्ति भावना का, वीरता की भावना का, राष्ट्रीयता की भावना का? इनमें से कोई नहीं। आदिकाल में भक्ति भावना से संबंधित प्रवृत्ति थी, वीरता की भावना भी थी। रासो ग्रंथ लिखे गए, राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया, तो वीरता थी, भक्ति भावना थी, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना, इसका अभाव पाया गया है। तो उत्तर नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना। निम्न में से कौन सा बिंदु सिद्ध साहित्य की विशेषता प्रकट करने में सही नहीं बैठता? ये नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा बिंदु सिद्ध साहित्य की विशेषता प्रकट करने में सही नहीं बैठता? सिद्धों का शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है। सिद्धों का शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है। सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का विशेष महत्व है। गुरु को विशेष महत्व दिया सिद्धियों ने। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। तो इसमें एनस हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 नंबर। सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का विशेष महत्व नहीं था, तो ये तो पंचमकार को महत्व देते थे। सिद्धों का शास्त्रीय चिंतन गौण था, ये सही है। अगर शास्त्रीय चिंतन गौण है तो शास्त्रों को विशेष महत्व नहीं दिया। उसके बाद में गुरु को महत्व दिया था सिद्धों ने। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध भी किया था। तो सिद्ध साहित्य की विशेषता प्रकट करने में सही नहीं बैठता है, क्योंकि सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का विशेष महत्व न होकर गौण महत्व था। सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक अनैतिक पहलू क्या है? जो नैतिकता से परे हैं वो अनैतिक होता है। अनैतिक पहलू क्या है? सिद्धियों की प्राप्ति पर सर्वाधिक बल दिया, सही है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था और असम्मान, ये भी है। सिद्धांत पक्ष के स्थान पर आचरण पक्ष पर बल, गुफा साधना के द्वारा काम शास्त्र का समावेश। तो इनमें अनैतिक पहलू पूछा गया है। सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक अनैतिक पहलू है वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था और असम्मान। तो सिद्धों का वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था थी और असमानता का भाव था। मैं हिंदुस्तान की तुत्ती हूं, मैं हिंदुस्तान की तुत्ती हूं, यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल का, इंशाअल्लाह खां का, अमीर खुसरो का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो मैं हिंदुस्तान की तुत्ती हूं, यह कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से, पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पवमचर्यु, शंभू की, पाहुड़दुआ राम सिंह, भविष्यत कहा धनपाल, चित्रावली उस्मान। इनमें से कौन सी रचना है वो अपभ्रंश काल की नहीं है? ये झारखंड पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो ये चित्रावली है। ये चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है।
पयम चरु, पाहुड़ दोआ, भविष्यत कहा, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। विशुद्ध चरितावली, जीवन चरित का लेखक कौन है? तो विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो विशुद्ध चरितावली के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र है। यह सुदर्शन एवं वैश्योपकारक के संपादक भी रहे। सुदर्शन और वैश्योपकारक पत्र थे, पत्रिकाएं थी, जिसके संपादक रहे माधव प्रसाद मिश्र। और इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? यानी हिंदी साहित्य में राजशेखर की उपाधि किसे दी गई? स्वयंभू को, चंद्रबरदाई को, जगनिक को, विद्यापति को। तो आदिकाल में राजशेखर की उपाधि किसे दी गई थी? तो विद्यापति को दी गई थी। बात करें विद्यापति की अन्य उपाधियों की, तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, राजशेखर कहा जाता है, कवि कंठाहार कहा जाता है, नव कवि शेखर कहा जाता है, इसे खेन कवि कहा जाता है। खेन कवि, खेन कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। इसे दशावधान कहा जाता है, विद्यापति को दशावधान भी कहा जाता है। इसे पंचानन भी कहा जाता है। और विद्यापति की पोर्टेंट जो उपाधि है वो है मैथिली कोकिल। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीरत सिंह के दरबारी कवि थे। और विद्यापति है ये शैव धर्म से संबंधित थे। और विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था? जातीय कवि, विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। चलो आगे देखते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकालीन जो साहित्य है उसमें सामाजिक चेतना थी, आश्रयदाताओं की तो प्रशंसा बढ़ चढ़ के की गई थी, धार्मिक चेतनाएं भी थी, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का क्या रहा है? अभाव रहा है, उपेक्षित रहा है। तो राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा है। तो आदिकालीन कवियों की प्रधान भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली। तो आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा क्या थी? यानी आदिकाल में ज्यादातर रासो साहित्य लिखी गई। और राज्य जो रासो साहित्य थे वो डिंगल और पिंगल मिश्रित शैली में लिखी गई। तो आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा की बात करें तो डिंगल और पिंगल मिश्रित है। डिंगल, एक है डिंगल, क्या है? डिंगल, और एक है पिंगल। डिंगल यानी जब अपभ्रंश में राजस्थानी मिलती है, किसमें? अपभ्रंश में राजस्थानी मिलती है तो वो डिंगल बनती है। और जब राजस्थानी में ब्रज मिलती है ना तो वो एक साहित्यिक सरस भाषा बन जाती है और वो पिंगल कहलाती है। पुस्तक जल हत दे चली गजन नृपकाज, पुस्तक जल हत दे चली गजन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नालय, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जलहन। तो ये चंद्रबरदाई से संबंधित है। यानी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और अंतिम समय में चंद्रबरदाई अपने दोस्त, मित्र, यार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। और जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उसका अंतिम जो पड़ाव था वो जलहन ने पूरा किया था। इसीलिए ये पंक्ति सही बैठती है कि पुस्तक हल्लन हत दे चली गजन नृपकाज। नृपकाज यानी राजा के काज से, कार्य से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी, चंदन बाला रास आसगु। इसमें से सुमेलित नहीं है।
चलो एक एक देखते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी का है। रेवंत गिरी रास ये विजयसेन सूरी का है। सथुली भद्र रास, सथुली भद्र रास ये जीनदत्त सूरी का नहीं है, ये है जीन धर्म। जीन के आगे क्या लगेगा? धर्म लगेगा। जीन धर्म सूरी का है। और चंदन वाला रास ये तो आशु का है, जो कहाँ का है? जालोर का कवि है। रणमल छंद का रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोइंदू, मधुकर कवि, श्रीधर। तो रणमल छंद रचना के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर। रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। और इसमें रणमल छंद में 70 दोहे हैं, यानी 70 छंद है। कितने छंद है? 70 छंद है, जो क्या है? वीर गीत है। रणमल छंद, रणमल छंद में 70 छंद है जो वीर गीत है। इसके अलावा भट्ट केदार है। तो भट्ट केदार ने भट्टे में क्यों है? प्रकाश होएगी। तो जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार करी। जोइंदू, जोइंदू ने किसकी रचना की थी? परमात्म प्रकाश की रचना। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की थी? जोइंदू ने की थी, परमात्म प्रकाश। मधुकर कवि, मधुकर कवि ने रचना की थी जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, ये दोनों रचनाएं जयचंद गढ़वाल के बारे में बताती हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता को सोमेश्वर नाम से अभिलिप्त किया गया है। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता हैं। आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है, आपको कुछ फायदा होने वाला है, तो लाइक तो बनता है, और आप ऑल नोटिफिकेशन पे, घंटी पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, ताकि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। निम्न में से वह जैन कवि जो पहले सेव भगत ब्राह्मण था, यानी पहले वह सेव भगत यानी शंकर भगवान को मानने वाला ब्राह्मण था, लेकिन बाद में क्या हो गया? जैन कवि हो गया। वह जैन कवि जो पहले सेव भगत ब्राह्मण था। धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। तो वह कौन था? वह था पुष्पदंत। पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर ने इसे पहला हिंदी का कवि माना है, पुष्पदंत को। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन रासो काव्य का उत्स किस कृति को माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन रासो काव्य का उत्स किसे माना है? आबू रास को, जीव दया रास को, उपदेश रसायन रास को, योग सार को। तो आदिकालीन रासो काव्य का उत्स नगेंद्र ने उपदेश रसायन रास को माना है। किसे माना है? उपदेश रसायन रास को। प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। अब देखो, पाणिनि का नाम आया तो पाणिनि ने व्याकरण लिखी थी, और प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत भाषा में व्याकरण किसने लिखी? हेमचंद्र, श्रहपाद, देवसेन, विद्यापति। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र ने लिखी थी। सिद्ध सिद्धांत शब्दानुशासन, ये व्याकरण से संबंधित प्राकृतिक भाषा में हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया एक व्याकरणिक ग्रंथ है, इसलिए हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृति समूह हेमचंद्र का है? यानी एक समूह ऐसा है जिसमें सभी कृतियां हैं, वो किसकी है? हेमचंद्र की है। हिंदी शब्दानुशासन, छंदानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन और छंदानुशासन। पाहुड़ दुआ ये तो राम सिंह की है, ये नहीं होगा। कुमारपाल प्रतिपोध, प्रबंध चिंतामणि यानी मेरुन तुंग की है, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा। तो हिंदी शब्दानुशासन और छंदानुशासन भी रचना किसकी है? हेमचंद्र की है, जिसे प्राकृत का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी,
अथवा प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को तो क्या कहा है? पुरानी हिंदी का, या फिर उसने क्या माना? प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने भी कहा है, लेकिन पुरानी हिंदी के साथ साथ रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? सबसे अधिक सहायता डॉक्टर ग्रियर्सन ने किससे ली? मिसर बंधु विनोद से, शिव सिंह सरोज से, तजकिरा ए सुवरा ई हिंदी से, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में सबसे अधिक सहायता किससे ली? तो शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली। मिसर बंधु विनोद मिसर बंधुओं का है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? ये तो ये गारसाद ताशी का है। और ग्रियर्सन ने सबसे अधिक सहायता किससे ली? तो शिव सिंह सरोज से। डोम्बी गीतिका, कौन सी गीतिका है? डोम्बी गीतिका। योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ये 3 ग्रंथ है। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। ये किसकी रचना है? सरैपा की, डोम्बिपा की, सब्रपा की, कण्हैपा की। तो डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश डोम्बिपा की रचना है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान है कि गोरखनाथ तो साहब पृथ्वीराज के समय के हैं। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राहुल संस्कृतैन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? रासो साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, लोक साहित्य से, या फिर इनमें से कोई नहीं। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध है यह सिद्ध साहित्य से है। वारकरी संप्रदाय कहाँ पर था? वारकरी संप्रदाय कहाँ पर था? कमेंट में बताएं कि वारकरी संप्रदाय कौन से राज्य में फला फूला और इनका संबंध किससे था? सिद्ध साहित्य से। निम्न में से सिद्ध कवियों के बारे में सत्य है? सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। निम्न में से सिद्ध कवियों के बारे में क्या पूछा है? सत्य पूछा है। तो सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, तो ये तो सही है। सिद्धों का संबंध वज्रयान शाखा से था, यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, एक थी महायान और एक थी हीनयान। महायान से वज्रयान निकले और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाके में फैल गए। तो सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। सिद्धों की संख्या 95 बताई गई है, यह गलत है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया था, न कि समर्थन। इनकी भाषा शैली का उपयोग अमीर खुसरो ने किया, ये भी गलत है। सिद्धों की भाषा शैली सुदूकड़ी भाषा थी, कबीर ने किया था। नाथपंथियों के बारे में असत्य है। नाथपंथियों के बारे में असत्य कथन को बताना है। नाथपंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में जाने जाते हैं। वेरी वेरी नाइस है, सही है। नाथपंथ में गोरखनाथ जी वो शिव के रूप में जाने जाते हैं। इंगला पिंगला, नाद बिंदु की साधना, 60 चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नामों की अंतः साधना के मुख्य अंग है। तो ये राइट है। गोरखनाथ ने पंतजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था, ये बात भी सही है। यानी योग दर्शन किसका है? पंतजलि का है। और पंतजलि के योग को लेकर गोरखनाथ ने किसका प्रवर्तन किया? हठ योग का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। नाथों ने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, वाक होती है वाणी, वाणी पे संयम रखना, शारीरिक मानसिक सुचिता, मद सम यानी मांस के परित्याग का अनुरोध किया, ये बात भी सही है।
नाथों ने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता यानी शुद्धता, मद्य यानी शराब और मांस के त्याग का अनुरोध किया था। सही बात है। कर्मकांड तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया, ये बात गलत है। नाथ पंथियों ने कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन न करके क्या किया था? विरोध किया था। यहाँ पे गोरखनाथ जी ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। है का मतलब होता है सूर्य और ठे का मतलब होता है चंद्रमा। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? यानी नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से किसने कहकर पुकारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत, योग संप्रदाय, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बिसलदेव रासो रचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बिसलदेव रासो के बारे में जो किसने लिखी थी? नरपति नाले ने लिखी थी। ये तो सही है। इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। अरे भाई, इसमें तो राजा के शौर्य पराक्रमण का वर्णन नहीं है, इसमें तो रानी राजमती के विरह का वर्णन दिखाया गया है। यह गीत नृत्य प्रकाशो परंपरा का ग्रंथ है। हाँ, यह गीत एक गीति नाट्य है। सही है, 3 नंबर। यह शुद्ध लोक रंजन की रचना है। जरूर है, यह शुद्ध लोक रंजन की रचना है। तो इसमें बिसलदेव रासो में कौन सा कथन असत्य है? तो वो हो जाएगा, इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। तो इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन नहीं है। ये एक श्रृंगार प्रधान रासो साहित्य है जिसमें नायक और नायिका की प्रेम कहानी है। गोरखनाथ की रचनाएं शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध आदि का गोरख बानी नाम से संपादन किसने किया था? तो गोरखनाथ की प्रमुख रचना कौन सी है? पहली बात तो शब्दी है, प्राण सांकली है और आत्मबोध है। शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध को मिलाकर गोरख बानी के नाम से संपादन किसने किया था? तो वो थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़हतवाल। कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़हतवाल ने किया था। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ तिवारी। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अरे, विश्व के नाथ याद करो। मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ थे वो ट्रिक से बताए थे एक दिन। तो विश्वनाथ, विश्व के नाथ, आदिनाथ कौन? भगवान शिव विश्वनाथ है। और वो कहाँ पर थे? अतीत में थे। कब थे अतीत में? तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और वाङ्मय विमर्श भी किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो इतिहास के ग्रंथ थे उनको ट्रिकली आपको याद करवाए थे। प्ले लिस्ट में पड़े हैं, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान, केवल्य ज्ञान निर्णय भी कह सकते हैं इसे। कौल ज्ञान निर्णय रचना के रचनाकार कौन है? तो मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, गोपीचंद। तो इसके रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ है। कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय रचना किसकी है? तो मत्स्येंद्र नाथ की है। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ में। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? विद्यापति की, रत्नाकर की, मतीराम की, उमापति की। तो ये विद्यापति की है। कीर्तिलता 1403, कीर्ति पताका भी 1403 में। और दोनों की भाषा क्या है? अवहट्ट में लिखी गई, जबकि पदावली किस में लिखी गई? मैथिली में। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है?
आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। किस रासो ग्रंथ में आला और उद्दल नाम दो वीर सामंतों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? परमाल रासो, आलय खंड, हमीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। किसमें आलय और उद्दल दो वीर योद्धाओं का वर्णन किया गया है? वो है परमाल रासो में। परमाल रासो की एक सुंदर पंक्ति आपको याद भी होगी, मैंने पहले भी बताई है। 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन का धिक्कार। तो आला और उद्दल का वर्णन परमाल रासो में किया गया है, जो आलाखंड नाम से 1865 में चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ये वर्षा ऋतु यानी सावन बाद आषाढ़ और सावन के अंदर गाया जाए एक गीति काव्य है परमाल रासो। जैन साहित्य की विशेषता नहीं है, ये नेट एग्जाम में आया हुआ है और जो क्वेश्चन नेट में आते हैं वो आरपीसी जरूर उठाकर उनको रिपीट करती है। जैन साहित्य की विशेषता नहीं है, जाति वर्ण भेद से परे थे जैन। सही है, ये जाति वर्ण भेद को कुछ को किसी को भी नहीं मानता है जैन साहित्य। चमत्कार द्वारा जनता में प्रभाव जमाया था जैन साहित्यों ने, जैन कवियों ने, नहीं, ये बात गलत है। तो ये विशेषता जैन साहित्य की नहीं है कि चमत्कार द्वारा जनता में प्रभाव जमाया जाए। तो विशेषता कौन सी है? जाति वर्ण भेद से परे थे, लोक प्रचलित विश्वासों एवं आख्यानों का जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुतिकरण, ये है। क्रम की विशुद्धता पर जोर दिया गया है। आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है। आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य जिन पदम सूरी रास सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास, उद्यवर्त, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, पंच पांडव चरित्रास, शालिभद्र सूरी। तो आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये गौतम स्वामी रास, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है, जो आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर। आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है कुमारपाल प्रतिबोध, जो किसने रचा था? सोमप्रभ सूरी ने। कनफटा योगियों की विशेषता नहीं है। तो कनफटा योगियों की विशेषता कौन सी नहीं है? इन्होंने नाथ पंथ को स्वीकार किया। जो कनफटा योगी थे, कान फाड़े हुए जो योगी थे, इन्होंने नाथ पंथ को स्वीकार किया, ये बात सही है। ये गेरवें वस्त्र पहनते थे, ये बात भी सही है। इनका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में था, यानी कनफटे योगियों का प्रभाव कहाँ था? पश्चिमी राजस्थान में, ये बात भी सही है। ये षट चक्र भेदन के साथ क्रमकांड को भी महत्व देते थे, ये बात गलत है। ये क्रमकांड को महत्व नहीं देते थे। परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष करवाया था? ये बात मैंने अभी पीछे बताई है। कब करवाया था? 1865 ईस्वी में परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने आलय और उदल खंड के नाम से करवाया था। राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? राउलवेल रोड़ा कवि की है और संदेश रासक, राउलवेल और संदेश रासक किस प्रकार के? तो श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। श्रृंगारिक लौकिक काव्य है राउलवेल और संदेश रासक। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से युक्त यानी हिंदी साहित्य के मुसलमान कवि, ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य के मुसलमान कवि। इस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु, गंगा प्रसाद सिंह, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गंगा प्रसाद सिंह है ना, गंगा प्रसाद सिंह, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी के मुसलमान कवि। किसने? गंगा प्रसाद सिंह ने। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं?
किसकी बात है? ये नरोत्तम स्वामी की है। ये रासो शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं नरोत्तम स्वामी? रासक से, रास से, रासो से। तो नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। ये बिहार टीजीटी में आया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही सभी लेके आया हूं मैं। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस से मानते हैं? रसिक से मानते हैं। तो रासक से कौन मानता है? आप कमेंट करके बताइए। और रास को मैं बता देता हूं, रास से दशरथ शर्मा मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रास से डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। और रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। बता दिया क्या? रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। चलो ठीक है। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? इनका प्रथम भाग तो 1913 में, प्रथम यानी 3 भाग। मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है मिस्र बंधुओं का, मिस्र बंधु 3 थे, सुख बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी। इनके मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 जो भाग थे वो तो 1913 में प्रकाशित हो गए, जबकि चौथा भाग है ना वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने, नैनदी तथा देवसेन ने, हरिभद्र सूरी तथा रामसिंह ने, अद्वैय वज्र तथा मुनि दत्त ने। तो सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा था? तो ये अद्वैय वज्र तथा मुनि दत्त ने कहा था। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना बहुत है आज। बाकी का आगे की क्लास में वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और घंटी के निशान पे ओके करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके। और कोई कमी दिखे वीडियो के अंदर तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, भी कमी ना आप सुधारांगा। और जुड़े रहें आप। मैंने अपने मानस में बनाया है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी में जितना भी यानी हिंदी साहित्य नाम की जो चीड़ी है ये, इस पूरी को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अपन पूरा करेंगे ऑब्जेक्टिव। और वो क्वेश्चन उठा के लाऊंगा जो पीछे एग्जाम में आए हुए, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कम से कम हिंदी साहित्य इतिहास के 10,000 क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम। ओके।